Okay, now is it Yes, visible? ma'am. Okay, so let's proceed. Fatafat. First question. Again, it is repeated question. Economic scanning. Sorry, environmental scanning. Then next one is corporate governance. You remember corporate governance? The third time it is repeated. And now this question is new one. Write the name of the factors in task environment. Anyone can answer? Task environment. Huh? No idea. Then guess. मैम वही सप्लायर वगैरह हो सकता है मैम, सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, वही तो है आपका टास्क एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशन वगैरह। बिल्कुल वही है आपका सप्लायर कॉम्पिटिटर, बस नाम यहाँ चेंज कर दिया। टास्क एनवायरनमेंट क्या हो गया, जो आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, वो सारे मतलब इवन गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। जो भी आउटसाइड फोर्स है विच इज अफेक्टिंग योर बिजनेस विल कम इन दिस task environment, whether it is customer, whether it is supplier, whether it is competitor, हाँ लेबर ऑल्सो विल कम इन दिस। ठीक है, फिर आपका गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ अगर है, ठीक है, सारा आउटसाइड फोर्स विच अफेक्ट योर बिजनेस विल कम इन दिस टास्क एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट SBO is already done. This is also repeated. Now Yes, this is another question. What is balanced scorecard? और ये आप रिपीट होने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस बैलेंस स्कोर कार्ड यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ द रिपीटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ वर्ड को समझिए, यहाँ टर्म क्या दिया हुआ है, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ठीक है, यानी एक तरीके से ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। ठीक है, परफॉर्मेंस बैलेंस स्कोर कार्ड स्कोर दे रहा है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को चेक करेगा। ठीक है, एक्चुअल बैलेंस स्कोर कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? पहले क्या था, जनरली जो सारे मैनेजर्स लोग करते थे कि वो सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखते थे। यस और नो? हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ बस हम इतना ही चेक करते हैं, दैट्स इट। तो क्रिटिक्स का कहना था ये जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आप देखते हैं वो हमारा क्या चीज का आइडेंटिफिकेशन है, पास्ट ईयर में आपने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर रहे हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस। यस और नो? कि आप पास्ट ईयर में कितना परफॉर्म किया, आप फ्यूचर में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फ्यूचर में स्टेटस क्या हुआ, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रिटिक्स यही चीज को, यही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपका बैलेंस स्कोर कार्ड, ये नॉर्टन एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, एक सेकेंड नाम बता दूं मैं, हाँ कैप्लन एंड नॉर्टन। ठीक है, दो प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये वाला जो आपका बैलेंस स्कोर कार्ड है वो लेकर के आए। तो बैलेंस स्कोर कार्ड एज द नेम सजेस्ट ये ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी चेक करना था इसमें। ठीक है, अब नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हम लोग शेयर होल्डर के भी इंटरेस्ट को चेक करेंगे, ना कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी। अब शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को चेक करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ को चेक करेंगे, कॉस्ट का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, एसेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, these all will come in financial perspective. All right, now second perspective is customer perspective. What do you mean by customer perspective? यहाँ पे आपको प्रोडक्शन पे ही सिर्फ ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये भी ध्यान देना है कि कस्टमर का नीड्स और वांट वो आप मीट कर पा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज कस्टमर नीड एंड वांट इज डायनामिक, इट इज एवर चेंजिंग। तो आप उसके चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं कि नहीं, और अनडाउटेडली अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कस्टमर का लॉयल्टी आप लोग को मिलेगा, एंड दिस विल अल्टीमेटली हेल्प यू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव नहीं, टोटल 4 पर्सपेक्टिव यहाँ दिया गया है। तो फाइनेंशियल इज दैट फाइनेंशियल वन। इन नॉन फाइनेंशियल हम लोग कस्टमर पर्सपेक्टिव लिख रहे हैं, यू नीड टू राइट डाउन दिस पॉइंट। ऑलराइट, और सेकेंड पॉइंट में इंटरनल प्रोसेस आता है। ठीक है, 2 पॉइंट ऑलरेडी हो गया, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, दूसरा था कस्टमर पर्सपेक्टिव, एंड थर्ड पर्सपेक्टिव इज इंटरनल प्रोसेस। अब इंटरनल प्रोसेस में मतलब क्या हुआ कि आपको इंटरनल प्रोसेस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा विच इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वैल्यू एडिशन। वो सारा प्रोसेस जो आपके इंटरनल प्रोसेस में एक वैल्यू एडिशन कर रहा है, वेदर इट इज इनोवेशन, ठीक है, चाहे आप कोई नया टेक्नोलॉजी वगैरह एड ऑन कर रहे हैं,
ठीक है, वो सारा इंटरनल प्रोसेस को इम्प्रूव करने में जो भी आप काम कर रहे हैं विल कम इन इंटरनल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस में आपका क्या इंप्रूवमेंट आया वो आप जज करेंगे। और फिर आपका होता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है और एम्प्लॉइज का भी कॉन्स्टेंटली वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, अपने स्किल को अपग्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू लुक आफ्टर, दैट इज लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो कैपलन एंड नॉर्टन के अकॉर्डिंग ये 4 पर्सपेक्टिव पे बात हुई है बैलेंस स्कोर कार्ड। ऑलराइट, क्लियर? मैम, यस ma'am, is any relation between balance scorecard and performance appraisal, or we can say that performance appraisal for HRM and balance scorecard for strategic management? for organization? No, performance appraisal is for employees and balance scorecard we are checking just for improvement of organization के improvement के लिए, ठीक है? तो yes, you got it right कि balance scorecard is to check the performance of organization and performance appraisal is to check the performance of employee. All right. Okay. Rest all understood or not? You want me to dictate or Yes, you ma'am. write by your own? मैम इसको ये जो 2 मार्क्स में है तो इसको कितना लिखना पड़ेगा, मतलब सारा जो One जितना liner- पर्सपेक्टिव है सब? हाँ, पर्सपेक्टिव explain जितना है करना वो है। तो आप कवर करेंगे ना। बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली जो इन्वेंट किए हैं, जो दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो तो आपको ऐड करना पड़ेगा। सारे 4 पॉइंट में कम से कम 1 लाइनर आप तो ऐड कर यस सकते हैं, मैम, है ना? तो 2 और मार्क्स एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑफ कोर्स यस, पॉइंट देकर के आपको 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। पहले आप देखिए, पहले कौन इन्वेंट किया इसको, ये वर्ड कौन ड्राइव किए वो आप लिखेंगे। उसके बाद फिर बैलेंस स्कोर कार्ड को आप डिफाइन करेंगे 1 लाइन में, ठीक है? एंड अगेन फिर कौन 4 पर्सपेक्टिव पे ध्यान देने को बोला गया है बैलेंस स्कोर कार्ड में, उसमें 1 लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे आप, ठीक है? तो सफिशिएंट है 2 मार्क्स, ठीक है? यस मैम। अब देखिए, what do you mean by strategic implementation? This is also repeated one. Now next question is re-engineering. अब ये re-engineering मतलब क्या होता है? This thing I suppose many of you will able to ये say. पढ़ा हुआ था लास्ट सेमेस्टर में। Ma'am, re-engineering means we can say that redesigning of business, Exactly, हम लोग restructuring, redesign rethinking. कर रहे हैं, मतलब it is a- फिर से ब्लैंक पेपर लीजिए और उसमें फिर से अपना जो जो इम्प्रूवमेंट होने का जरूरत है उसको फिर से प्लान आउट करिए, दैट इज री-इंजीनियरिंग, ठीक है? और वर्ड्स क्या है वो तो आप लिख ही लेंगे 2 मार्क्स में। और ये शायद मैंने कहीं पढ़ा है, 4 में पढ़े हैं क्या हम लोग? यस मैम। हम ये तो अभी Yes, ma'am. पेपर ही पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योर से। हाँ, एंटरप्रेन्योर्स का तो कंप्लीट एक सब्जेक्ट ही है, तो ये भी आपके लिए टफ नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक पिगी बैकिंग जैसे मैंने बताया था आपको, ये नया टर्म है, यस और नो? बताइए तो थोड़ा। हाँ, तो पिगी बैकिंग यहाँ पे नाम देखिए, पिगी बैकिंग यानी किसी के ऊपर सवार हो जाना, ठीक है? कहने का मतलब जो प्राइमरी मिशन है वो प्राइमरी मिशन वाला काम मान लीजिए सही से नहीं चल रहा है, तो उस डिफिशिट को ओवरकम करने के लिए कुछ और हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे सिमेज वोकेशनल कोर्स करवाता है, ठीक है? तो ये वोकेशनल कोर्स करवाते हैं, अब इसके लिए अब एक और मान लीजिए योगा क्लास भी हम चलाने लगे, तो इट्स प्राइमरी मिशन इज वोकेशनल कोर्स, टू रन वोकेशनल कोर्स। बट ये जो योगा क्लास है ये एक उसका प्राइमरी मिशन नहीं है, मेन काम नहीं है, ठीक है? तो इसको कहते हैं पिगी बैकिंग। ऑलराइट, जो थोड़ा बहुत अगर डिफिशिट होता है तो इससे फिर हम लोग भरपाई कर सकते हैं योगा क्लास के थ्रू। ऑलराइट, या जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मेन काम है, पता ही हॉस्पिटल में क्या मेन काम होता है, लेकिन अब वो उसको थोड़ा और सब्सिडाइज करने के लिए और एक पुश देने के लिए अगर हम मेडिटेशन क्लास खोल देते हैं हॉस्पिटल में, अंडरस्टूड? तो दैट विल कम इन स्ट्रेटेजिक पिगी बैकिंग। ऑलराइट, अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। जो एक्स्ट्रा कुछ हुआ वही ना। हाँ, एक्स्ट्रा जो है, जो प्राइमरी मिशन उसका नहीं है, उससे हट करके कुछ हम एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज स्ट्रेटेजिक पिगी बैकिंग। और कोई नया टर्म यहाँ दिख रहा है? फॉर बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये तो कर ही लेंगे। स्टेप इन्वॉल्व इन वैल्यू चेन एनालिसिस, बीसीजी, इशू ऑफ, ये हो जाएगा इशू इन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। Yes, ma'am. क्या क्या हो सकता है इश्यूज? मैम देर इशू में बहुत सारा हो जाए मैम, जैसे
प्रॉपर रिसोर्स को एलोकेट नहीं करना, प्रॉपर HRM को अच्छा से नहीं करना, ठीक है, और फिर रिपोर्ट अच्छा से रेडी नहीं करना, बहुत सारा होगा। स्ट्रैटेजी सही नहीं होना, ठीक है, तो ये लिख लेंगे। गवर्नमेंट का पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग नहीं होना। हाँ, जो भी नेगेटिव पॉइंट है आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि हम स्ट्रैटेजी कुछ हम स्ट्रैटेजी बनाए, ठीक है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो ठीक है, ये एक इशू हो सकता है। स्ट्रैटेजी ही सही नहीं बना तो अगेन अल्टरनेटिव हम अच्छा चूज नहीं किए, ये भी एक इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बनाने वाला क्वेश्चन है, तो आप अपने से ही बना लेंगे। फॉर जेनरिक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, ये तो हो ही जाएगा। सॉर्ट हो जाएगा, BCG होगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस हो जाएगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होगा? व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस? मैम रिस्क कम करने के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। हाँ वो तो है ही, लेकिन आपको मैंने बताया ना BCG, एनालिसिस करना है। 9 सेल, वो सब आ जाएगा पोर्टफोलियो एनालिसिस में, ठीक है। तो जब सारा मैं आ बता जाएगा रही ना थी BCG हाँ, और सारा 9G कंपोनेंट आप तो वैसे भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ज्यादा इलॉबरेट नहीं करेंगे। सब लिख देंगे, हो जाएगा। हाँ, तो उसमें तो ऐसे बहुत ज्यादा कंटेंट है, आप आराम से 12 मार्क्स से ज्यादा ही लिख पाएंगे आप तो। कोटा ये 5 इजी क्वेश्चन है 2016 वाला मैम। क्या चीज? 2016 का ये इजी क्वेश्चन है मैम, सारा लॉन्ग में भी। हाँ, तो सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी तब तो आप सारा बोलेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो नया यहाँ पे है वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जितना नया था, बाकी सारा वही क्वेश्चन है जो आपका 17, 18, 19। तो इस हिसाब से आप देखिए, आप इजिली आप अपना वो VVI वाला लिस्ट आप बना सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला लिस्ट, मतलब क्या क्या आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। जैसे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिलेबस में नहीं था, ठीक है, लेकिन ये आप करके जाएंगे तो एक्स्ट्रा में आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नोट्स बनाना है, बैलेंस स्कोर कार्ड का बनाना है, ठीक है, ये 3 का आपको बनाना है, बाकी रेस्ट इज गिवन इन योर नोट्स एंड PPT। ऑलराइट, एंड आई थिंक एक्सप्लेनेशन के बाद टफ नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, अगर होगा तो बता दीजिए। Is it tough for you to make notes of these 3 point? नो मैम। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये कर लीजिए, हो जाएगा आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में अगर आप पूछिए तो आपका सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा ही, और उसमें भी इंट्रोडक्शन ऑफ आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्टिव पार्ट मीन्स व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंस, ये सब तो है ही। इसके अलावा विजन और मिशन से रिपीटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। फिर स्ट्रेटेजिक इंटेंट में वही मिशन एंड विजन से ही कंटिन्यूस क्वेश्चन आप देखे हैं। और आ जाइए सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर कौन सा है? मैम पोर्टर हमेशा है। पोर्टर का तो जितना है वो सारा रखना है, उसमें भी पोर्टर 5, 4 से आप ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। पोर्टर का जेनरिक भी इंपॉर्टेंट है, जेनरिक भी आया हुआ है, 5 फोर्स भी आया हुआ है, वैल्यू चेन आया नहीं अब तक, इसीलिए इस बार आप वैल्यू चेन अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है तो वैल्यू चेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो माय सजेशन विल बी कि आप पोर्टर तो छोड़ के जाइए ही नहीं, ठीक है। और इनफैक्ट आपको एडिशन में क्या नॉलेज है कि आप एक केस स्टडी साथ में ऐड कर रहे हैं, लाइव एग्जांपल आप ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने भेजा था ना आपको PDF में, वैल्यू चेन अगर एक्सप्लेन किए हैं तो साथ में केस स्टडी भी हम लोग साथ में एसोसिएट कर दिए हैं, यस और नो, किसी कंपनी का साथ में ऐड कर रहे हैं। BCG का आप लोग भेज रहे हैं तो BCG का एक लाइव कंपनी का भी हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, केस स्टडी दे रहे हैं, यस और नो। जैसे बहुत लोग सुधा का दिए हुए हैं, अमूल का दिए हुए हैं, ठीक है, फिर बहुत लोग सैमसंग का दिए हुए हैं, ये सब क्या है, केस स्टडी है। तो ये केस स्टडी जब आप ऐड कर देंगे ना, लेकिन वही मार्क्स देख लीजिएगा कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पोर्टर 5 फोर्स में 12 मार्क्स का है, तो यहाँ आपको केस स्टडी देना बनता है, ठीक है। इसके अलावा फिर BCG अगर पूछ देगा तो केस स्टडी देना बनता है, ठीक है, तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें। ये सब मार्क्स एक्स्ट्रा अचीव करने का प्रोसेस है, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो डिफिनेशन है ना BCG का और ये सब जो आपका मैट्रिक्स है वो तो सब बनाएंगे, केस स्टडी हार्डली कोई देंगे। तो केस स्टडी जब आप दे रहे हैं तो आप अपने आंसर को थोड़ा लाइवली बना रहे हैं, और अनडाउटेडली केस स्टडी सबका एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग सब, तब तो आप बोल रहे हैं केस स्टडी, तो सब तो केस स्टडी देंगे ही, तो सबको तो फिर से एक जैसा मार्क हो जाएगा, तो ऑब्वियसली केस स्टडी ही आपके क्वेश्चन को डिफरेंट बनाएगा। सबका केस स्टडी एक जैसा होगा नहीं, सबका डिफरेंट होगा, जिसका सबसे अच्छा उसको ज्यादा मार्क्स, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पुश मिलेगा आपके आंसर राइटिंग, ठीक है। तो ये सब जगह जहां पे पॉसिबल है
लाइव केस स्टडी वगैरह देना, वहां पे आप दीजिए। वैल्यू चेन में भी ऐड हुआ था, जरूरी नहीं जो मैंने ऐड किया वही आप दीजिए, अपना एक्सप्लोर करिए कि और कौन सा कंपनी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो तो पीपीटी में सबको मिला ही है, पीपीटी में पता चल ही जाएगा कि और कितना रिसर्च वर्क आप लोग कर रहे हैं। एक ग्रुप को कितना मिनट मिलेगा मैम पीपीटी के लिए? अपने पास जितना टाइम है, हम लोग के पास 1 घंटा टाइम है ना, तो फर्स्ट चैप्टर तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। लेकिन बाकी जैसा टॉपिक है, जैसे इटॉप और क्वेस्ट है, वो मेरे हिसाब से हाफ एन आवर में खत्म हो जाना चाहिए। एक दिन में बस एक ही ग्रुप का होगा मैम पीपीटी? मैं क्या बोल रही हूँ सुनिए, अरे मतलब एक चैप्टर में डिपेंडिंग जितना का अपॉन टॉपिक है टॉपिक, सारे का होगा। हाँ डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक। अब टॉपिक फर्स्ट चैप्टर अगर मैं बोल रही हूँ प्रेजेंट करने के लिए, तो फर्स्ट चैप्टर में तो 1 घंटा देना पड़ेगा ना। और रहा बात एक इटॉप और क्वेस्ट किसी को मिला है, तो इटॉप और क्वेस्ट मेरे हिसाब से हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा। तो फिर जो हाफ एन आवर बचा वो कोई और ग्रुप कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करना है, भागना है, तब तो हाफ एन आवर सफिशियंट है, 15 मिनट भी सफिशियंट है। लेकिन अच्छे से कवर करना है तो कितना टाइम चाहिए होगा विक्रम फर्स्ट चैप्टर में आपको? मैम मेरे को, मैम हम बोले हैं। हाँ फर्स्ट चैप्टर हाँ आप ही मैम। का है ना, आपका चंद्रगुप्त का, बोलिए। मैम पूरा टॉपिक अगर कवर करते हैं मैम, मैम डिसीजन मेकिंग तक और डेफिनेशन से लेके, तो मैम मैम कवर हो जाना चाहिए मैम 12 मिनट्स मैक्सिमम। अगर मैम हाँ मैम शॉर्ट रहेगा मैम, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग मैम, नहीं टू द कितना पॉइंट। मिनट बोल रहे हैं? मैम 12 to 15 मिनट्स लगेगा मैम। 15 मिनट्स में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? मिशन का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइव मिशन, एग्जांपल। मैम मिशन तो किसी और का था ना? मिशन think- किसी और को, स्ट्रेटेजिक इंटेंट किसी और को मिला है। मैम आप ही ने Yes, स्प्लिट ma'am. कर दिया था मैम, अच्छा, स्प्लिट किया था आपने। अगर ऐसा है तो ठीक है। अब जैसे प्रोसेस ही है, ठीक है, इंट्रोडक्शन फिर हो जाएगा आपका, प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर खत्म हो जा रहा है वेल एंड गुड, लेकिन मेरा क्या सजेशन होगा कि ये आप टाइम के वजह से स्किप करने का कोशिश मत करिएगा। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो जरूर एक्सप्लेन मैम करिएगा, इलॉबरेट करिएगा। यस मैम। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम और इलॉबरेट करेंगे, और जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको बस हम थोड़ा टच करके निकल सकते हैं, ठीक है, जो कम इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से प्रेजेंटेशन अपना बैलेंस करिए, और ये इस चीज पे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए इन कंपैरिजन टू टाइम कितना लगेगा। ठीक है, आपका पहले खत्म हो जाएगा तो दूसरा ग्रुप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ऑलराइट, तो मैम अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो टाइम आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ विक्रम बोलिए। मैम मैम ये मैम ज्यादा ग्रुप है ना मैम, तो टाइम लग सकता है हम लोग में, इसलिए मैम कोई मैम गारंटी नहीं कि मैम जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैम। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो बोल ही रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं। आप अच्छे से अगर एक एक स्टेप को, एक एक प्रोसेस को अगर डिफाइन करेंगे, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन किसको कहते हैं, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन किसको कहते हैं, इस पे थोड़ा आपको टाइम देना होगा, ठीक है। मेरा जो प्रोसेस है। कह रहा है, ये सारे प्रोसेस का क्वेश्चन आया हुआ है अलग से, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन से अलग क्वेश्चन आया है, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन से अलग क्वेश्चन बन के निकल रहा है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन बन के निकल रहा है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का अलग डेफिनेशन पूछा जाता है। तो उन सबको ही आप डिफाइन करेंगे ना अच्छे से, तो उसमें ही सफिशिएंट टाइम निकल जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर 1 में तो कंप्रोमाइज कहीं नहीं करना है, प्रोसेस में अच्छे से इलॉबरेट करना है। ऑलराइट, तो चैप्टर 1 में थोड़ा बहुत जो आप इलॉबरेट करेंगे वो, और फिर जब चैप्टर मेन चैप्टर आएगा आपका, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल का मेन चैप्टर आएगा, इम्प्लीमेंटेशन का मेन चैप्टर रहेगा, उसमें तो और इलॉबरेट करना है, ठीक है। तो आप कंप्लीटली आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, इतना चैप्टर और रिवीजन होने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि किसको हमको ज्यादा इलॉबरेट करना है, किसको कम इलॉबरेट करना है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो 1 घंटा लगना चाहिए, और अगर पहले कंप्लीट हो रहा है तो दूसरा ग्रुप शुरू कर सकते हैं अपना, ठीक है। और मैम कोई एक 1 आवर मैम,